बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 18 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2। बच्चे, आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस और टाइप कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। मज़ीद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपने बेटे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हों तो फिर उन ऑपरेटर्स को किस तरह से ऑपरेट करेंगे, किस तरह से वो अमल दरामद करेंगे। एक प्रायोरिटी जो है वो तजवीज़ की जाती है, वो जो प्रायोरिटी होती है उसको ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस वो तरजीह है जिसकी बुनियाद पर एक ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर से फ़ौक़ियत दी जाती है और पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म की जाती है, दूसरी ऑपरेशन बाद में परफॉर्म की जाती है। तो ये जो प्रेसिडेंस की लिस्ट है, ये लैंग्वेज के जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, लैंग्वेज की लाइब्रेरीज़ होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें आपको मिल जाती है और आपको पता चल जाता है कि क्या प्रेसिडेंस है। तो अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहे हो तो फिर असूल ये कि हमेशा लेफ़्ट टू राइट की जानिब आपने देखना है। जो ऑपरेटर पहले आ गया और वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, जो बाद में आया वो बाद में परफॉर्म होगा। मसलन अगर आप देखें मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है लेकिन उसकी ज़्यादा है, प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस कम है, तो हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड के ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा और प्लस और माइनस वाले ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होंगे। ये तो प्रेसिडेंस के लिहाज से हो गया। अगर एक्सपोनेंट लेते हैं, पावर लेते हैं, तो एक्सपोनेंट वो इससे भी पहले उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, वो पहले परफॉर्म होगा। अच्छा, अब जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड है, सेम प्रेसिडेंस है, तो क्या होगा, आपने अगर ये दोनों ऑपरेटर इस्तेमाल हुए किसी ऑपरेशन में तो लेफ़्ट टू राइट आपने मूव करना है। तो जो ऑपरेशन पहले मल्टीप्लाई पहले आ गई तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड पहले आ गया तो डिवाइड पहले हो जाएगा। ये असूल है, ये ज़हन में रखिएगा। इसके साथ एक चीज़ और है, टाइप कन्वर्जन। बेटे, टाइप कन्वर्जन से मुराद ये कि एक किस्म के डेटा को दूसरी किस्म के डेटा में तब्दील करना, ये टाइप कन्वर्जन है। टाइप कन्वर्जन दो तरह से होती है। एक तो कंप्यूटर अपनी ज़रूरत के तहत खुद ब खुद करता है, वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है। एक आप अपनी ज़रूरत के तहत दानिस्ता एक किस्म के डेटा को दूसरी किस्म के डेटा में बदलते हैं, तो वो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है। मसलन डबल प्रेसिजन है, इसको सिंगल प्रेसिजन में कन्वर्ट करना, या फ्लोटिंग पॉइंट है, इसको इंटीजर में बदलना। तो एक किस्म का डेटा जब दूसरी किस्म के डेटा में बदलता है तो इसको हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। फर्दर देखें, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमने डिस्कस करनी है। पहली बात तो ये कि असाइनमेंट किस तरह से की जाती है। असाइनमेंट दो तरीक़े से होती है। एक बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, और बाय यूजिंग लेट स्टेटमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर बेटे वो क्या है, ये इक्वल का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर। मसलन a इज इक्वल टू 5, तो 5 वैल्यू a वेरिएबल को असाइन होगी, ये असाइनमेंट। मज़ीद देखें, a इज इक्वल टू 5, ये चीज़ क्या है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। फर्दर देखें, एक स्टेटमेंट है लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट वो वाहिद स्टेटमेंट है बेसिक की जो बजाते खुद ऑप्शनल है कि इसको इस्तेमाल किया जाए या छोड़ दिया जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी असाइनमेंट के काम आती है। मसलन जैसे ये देखें, लेट a इज इक्वल टू 5। अब लेट a इज इक्वल टू 5, लेट स्टेटमेंट बजाते खुद ऑप्शनल है, तो ये क्या करेगी कि 5 वैल्यू को a वेरिएबल के अंदर असाइन करें। यही काम अगर हम ऐसे लिख दें a इज इक्वल टू 5 तो भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये पूरी चीज़ भी ठीक है और ये भी चीज़ ठीक है। तो असाइनमेंट दो तरीक़ों से होती है, लेट स्टेटमेंट की मदद से भी और
बग़ैर लेट के। लेट स्टेटमेंट्स इसीलिए ये वाहिद स्टेटमेंट है बेसिक में जो बजाते खुद ऑप्शनल। इसके बाद अगली एक स्टेटमेंट है रिमार्क्स की। रिमार्क्स की स्टेटमेंट का क्या काम है? देखिए बेटे, प्रोग्रामिंग में हमें मुख्तलिफ़ जगह पे कमेंट्स देने पड़ते हैं अपनी याद दहानी के लिए, याददाश्त के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तो रिमार्क्स देने पड़ते हैं। तो वो रिमार्क्स स्टेटमेंट के तहत आप कहीं पे भी दे सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो रिमार्क स्टेटमेंट ये वाहिद स्टेटमेंट है बेसिक की जो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर रिमार्क्स आप लिखेंगे तो ये एक्सप्लेनेटरी एक सेंटेंस होगा या एक से ज़ायद सेंटेंस होंगे जो किसी काम करने का तरीक़ाकार जो आपने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है या कोई फार्मूला लिखा है उसके बारे में ये बताएगा कि आपने ये काम किस तरह से किया। क्योंकि बाद में जब आप कुछ वक्त के बाद दोबारा से कोड देखेंगे तो हो सकता है आप उलझ जाएं कि ये मैंने काम कैसे किया। तो रिमार्क्स इसलिए इंक्लूड किए जाते हैं जब दोबारा देखें तो आसानी से आपको पता चल जाए आपने काम कैसे किया और आपको ज़्यादा तरद्दुद और ना करना पड़े और वक्त ज़ाया ना हो। तो इसलिए रिमार्क्स की स्टेटमेंट क्या करती है, रिमार्क्स प्रोग्राम में किसी भी जगह पे देने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये स्टेटमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है बेसिक में। मसलन जैसे देखें लाइन नंबर 10 सपोज मैंने दिया और रिमार्क्स लिख दी है, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। लाइन नंबर 20 पे मैंने प्रोग्राम लिख दिया प्रिंट हेलो, 30 पे प्रिंट 2 + 3 और 40 पे एंड। एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा और इस प्रोग्राम में मैंने ये एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स दे दिए कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, मैं अपने प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ तो सबसे पहला प्रोग्राम मैंने ये बनाया। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी जब इसका आउटपुट आएगा हेलो और 5 ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा और एंड जो है वो क्या करेगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। इसके बाद आगे एक स्टेटमेंट है रीड डेटा स्टेटमेंट। इसका क्या इस्तेमाल है, रीड और डेटा, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। एक है रीड स्टेटमेंट और दूसरी है डेटा स्टेटमेंट। एक रीड है और दूसरी डेटा। रीड डेटा स्टेटमेंट ये लाजम मलजूम है। रीड है तो इसके साथ डेटा लाजमन आएगी, डेटा है तो इसके साथ रीड स्टेटमेंट लाजमन आएगी। ये बात याद रहे। रीड डेटा स्टेटमेंट किस काम के लिए आती है, जैसे इसका नाम जाहिर कर रहा है कि ये डेटा को रीड करेगी। रीड के बाद हमेशा कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आते हैं जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर करते हैं और डेटा के बाद कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आते हैं। मसलन कैसे, जैसे रीड ABC और इसमें मैंने 10, 20, 30 कर दिया। अब जब प्रोग्राम कंट्रोल रीड स्टेटमेंट पे आएगा, जहाँ पे भी है रीड स्टेटमेंट, तो वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोल आगे मूव करता चला जाएगा और तलाश करेगा प्रोग्राम में सबसे पहली डेटा स्टेटमेंट कहाँ पे आई। जहाँ पे सबसे पहली डेटा स्टेटमेंट आएगी वहाँ पे रुक जाएगा और अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ जो हैं वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली से क्या मुराद है कि पहली वैल्यू ये A के अंदर स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू B के अंदर, तीसरी वैल्यू C वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। चुनांचे अगर आप देखें तो A के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा, B के अंदर 20 स्टोर हो जाएगा और C के अंदर 30 स्टोर हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट ABC, तो क्या हो जाएगा, 10, 20 और 30 ये प्रिंट हो जाएंगे। रीड डेटा से क्या होगा कि रीड स्टेटमेंट में वेरिएबल्स की लिस्ट होगी जिनको कॉमा से अलग किया गया होगा और डेटा में वैल्यूज़ होंगी उनको भी कॉमा से सेपरेट किया गया होगा और तरतीबवार जो वैल्यूज़ हैं डेटा की वो रीड स्टेटमेंट में वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होती चली जाएंगी। तो रीड डेटा का ये मकसद।
आगे एक स्टेटमेंट है रिस्टोर स्टेटमेंट। रिस्टोर स्टेटमेंट किस लिए इस्तेमाल होगी? ऑलरेडी अगर आपने डेटा स्टेटमेंट को पढ़ लिया हुआ है, एक डेटा स्टेटमेंट रीड स्टेटमेंट ने पढ़ ली हुई है, तो दोबारा वो उसको नहीं पढ़ेगा। रिस्टोर स्टेटमेंट क्या करेगी कि उस रीड स्टेटमेंट को दोबारा से रिस्टोर कर देगी और रीड स्टेटमेंट वही डेटा स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेगी। मसलन इसके लिए ये देखें, एक छोटा सा मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मसलन रीड ABC, सपोज़ ये लिखा हुआ है, लाइन नंबर 20 पे मैंने प्रिंट कर दिया ABC, 30 पे डेटा 10, 20, 30 हो गया और 40 पे एंड हो गया। अब मैंने ये रीड डेटा का प्रोग्राम लिखा, लाइन नंबर 10 पे कंट्रोल आएगा तो रीड से वास्ता पड़ा, प्रोग्राम कंट्रोल जंप करके लाइन नंबर 30 पे आएगा और वैल्यूज़ को असाइन कर देगा इस तरह से, 10 A के अंदर, 20 जो है वो B के अंदर और 30 C के अंदर चली जाएगी। चुनाचे फिर कंट्रोल जो है इधर से लाइन 20 पे आएगा, प्रिंट ABC, तो ABC से प्रिंट पहले वाली वैल्यू 10 हो जाएगी, दूसरी 20 और तीसरी 30 प्रिंट हो जाएगा। फिर प्रोग्राम कंट्रोल लाइन नंबर 40 पे आ जाएगा, एंड प्रोग्राम टर्मिनेट। अब देखें प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कॉमा लगाया, तो कॉमा लगाने से क्या हुआ है कि कुछ फासला छोड़ के प्रिंट होगी वैल्यूज़। इसका रीज़न ये है कि GW बेसिक एक स्क्रीन पे जो लाइन होती है उसको 14 स्पेसेस के प्रिंट जोन में तकसीम करता है। कॉमा से ये होता है कि पहले वाली वैल्यू पहले प्रिंट जोन में जितनी स्पेसेस उसने ऑक्यूपाई करनी है उसके अंदर आ गई, अगला कॉमे से फिर वो अगले प्रिंट जोन में चला जाएगा। इस वजह से हमें कुछ फासला नज़र आता है। अगर ये पूरी 14 स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेगा तो फिर हमें इसमें फासला नज़र नहीं आएगा। मज़ीद ये कि अगर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम सेमी कॉलन लगा दें, मसलन दो तरीके से, ये अभी ज़िमनी एक बात निकल आई तो मैंने साथ ही कहा बता दूं। जैसे देखें प्रिंट ABC, तो ये क्या प्रिंट कर देगा 10, 20, 30। और अगर वो प्रिंट A सेमी कॉलन B सेमी कॉलन C, तो क्या हो जाएगा 10, 20, 30, ये इकट्ठा प्रिंट हो जाएगा, सेमी कॉलन उसके साथ ही प्रिंट कर देते हैं। अच्छा, अब बात हो रही थी ये, तो अब रीड डेटा से क्या होगा 10, 20, 30 प्रिंट हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया मैं ये करता हूँ कि इसमें एक डेटा स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूँ और एक रीड स्टेटमेंट और ऐड कर देता हूँ, फिर क्या होगा? रीड ABC, रीड XYZ, प्रिंट ABC, प्रिंट XYZ और डेटा 10, 20, 30, डेटा 100, 200, 300 और 50 पे एंड। अब सिंपली क्या होगा, ये मैंने रिस्टोर अभी इस्तेमाल नहीं की, तो क्या होगा ABC के अंदर वैल्यूज़ 10 A के अंदर चल जाएगी, 20 B के अंदर, 30 C के अंदर, तो ये प्रिंट कर देगा जब 10, 20, 30 ABC जब प्रिंट करेगा लाइन नंबर 30। और रीड XYZ के अंदर क्या चला जाएगा, दूसरी डेटा स्टेटमेंट XYZ, तो जब ये प्रिंट करेगा लाइन नंबर 40 तो 100, 200, 300 प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रीड स्टेटमेंट से क्या हुआ कि उसने पहली डेटा स्टेटमेंट पढ़ ली, जब पहली पढ़ी जा चुकी थी तो नेक्स्ट रीड ने अगली डेटा स्टेटमेंट पढ़ी। रिस्टोर से क्या होगा, यहाँ पे मैं कहीं रिस्टोर ऐड कर देता हूँ। रीड XYZ से पहले मैंने यहाँ पे ये ब्लैक में लाइन नंबर 15 में मैंने रिस्टोर ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब रीड ABC रीड करेगा तो ABC की वजह से ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये डेटा स्टेटमेंट लाइन नंबर 50
रीड की जा चुकी है, उसके बाद रिस्टोर आ गया, रिस्टोर ने क्या किया, इसको बहाल कर दिया। अब फिर XYZ जो है, जब इसको रीड करने की बारी आएगी तो फिर ये 10, 20, 30 रीड कर देगा। चुनाचे XYZ में X के अंदर क्या आ जाएगा, X के अंदर 10 आ जाएगा और Y के अंदर 20 आ जाएगा, Z के अंदर 30 आ जाएगा। तो जब इस ये प्रिंट हो जाएंगी तो फिर पहला भी 10, 20, 30 प्रिंट हो जाएगा, दूसरा भी 10, 20, 30 इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। तो ये फ़र्क पड़ता है, रिस्टोर स्टेटमेंट इसको बहाल कर देता है। इसके बाद अब दो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स रह गई हैं, एक तो ऑलरेडी आपको पता है और एक नई स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट का क्या काम है? इनपुट स्टेटमेंट का काम ये है कि यूज़र से इनपुट ले। इसको डायरेक्ट मोड में भी यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मोड में भी यूज़ किया जा सकता है। मसलन जैसे देखें इनपुट ए, तो जब ये एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे सिर्फ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे वो ए वेरिएबल के अंदर आप स्टोर हो जाएगा। डायरेक्ट मोड में भी अगर आप ऐसे करेंगे तो जो वैल्यू एंटर करेंगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जो वैल्यू एंटर करेंगे ए वेरिएबल में, फिर उसको प्रिंट करके आप देख सकते हैं। अगर आप इसको इनपुट को ऐसे लिखते हैं, इनपुट एंटर अ नंबर और ए, इससे क्या होगा, ये चीज़ जो है ये कहलाती है प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। ये स्क्रीन पे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, तो स्क्रीन पे लिखा आएगा एंटर ए नंबर, ये लिखा आया और इस सेमीकोलन की वजह से क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो जाए। और जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, यहाँ पे फ़र्ज़ किया वो एंटर करता है 10। अब 10 वैल्यू जो है ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ये याद रहे, और इसको आप प्रिंट करके फिर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि क्वेश्चन मार्क ना आए तो फिर प्रिंट स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, इस जगह पे आप कॉमे की जगह, सेमीकोलन की जगह पे कॉमे का इस्तेमाल करें। मसलन ऐसे एंटर ए नंबर इनपुट और कॉमा इस्तेमाल कर लिया ए। इससे क्या होगा, इससे ये लिखा आएगा एंटर ए नंबर और आगे कुछ नहीं हो। अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन मार्क प्रिंट हो जाता है। तो इनपुट स्टेटमेंट यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो इनपुट चाहे स्ट्रिंग हो चाहे न्यूमेरिक हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट थी। प्रिंट ऑलरेडी आप पढ़ चुके हुए हैं कि स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट वो क्या करती है कि स्क्रीन पे किसी ख़ास अंदाज में, एक ख़ास फॉर्मेट में प्रिंट करने के काम आती है। प्रिंट से ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करने के काम आएगी। फिर है प्रिंट यूजिंग। प्रिंट यूजिंग में ख़ास किस्म के स्ट्रिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। उन फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके आपने जो आउटपुट देना होता है उसको मखसूस अंदाज में कर सकते हैं। मसलन एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखें प्रिंट यूजिंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा, हेलो वर्ल्ड ये लिखा। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की वजह से क्या होगा, जो आपका स्ट्रिंग है इसका पहला करैक्टर प्रिंट हो जाएगा, तो ये HW प्रिंट कर देगा। इसके साथ साथ आपके पास इसमें है बैकस्लैश, इसमें कुछ स्पेसेस हैं वो दे देंगे, तो जितने उसमें स्पेसेस होंगे उससे +2 करैक्टर्स प्रिंट कर देगा। मसलन अगर यहाँ पे मैं देता हूँ प्रिंट यूजिंग बैकस्लैश, ये मैंने 1-2 स्पेसेस दे दी और हेलो वर्ल्ड ये लिखा, तो क्या होगा, ये 2 स्पेसेस हैं, इसमें 2 और ऐड कर दे तो 2 + 2 कितना 4। चुनाचे पहले 4 करैक्टर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे इकट्ठे। तो हेल वर्ल्ड ये प्रिंट हो जाएगा। अगर एंड लगा देंगे
इसकी जगह पे तो पूरे का पूरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए अगर आपने प्रिंट करना है तो उसमें याद रहे हैश इस्तेमाल होता है, वो एग्जैक्टली एक करैक्टर को इंडिकेट करता है कि आपने न्यूमेरिक वैल्यू को करना है। कॉमा लगाना चाहते हैं तो आप उसमें कॉमा लगा सकते हैं, इसके साथ साथ प्लस माइनस का साइन लगाना है तो प्लस माइनस जो है वो लगा सकते हैं। तो ऐसा चूँकि इसका इस्तेमाल इतना नहीं है, इसलिए मैं भी इतना ज़्यादा तफसील से इसको नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन में मैं एक दफ़ा आपको ये चीज़ें सारी बता दूंगा ताकि आपको वाज़ेह हो सके। इंशाल्लाह बाकी प्रैक्टिकल सेक्शन में डिस्कस होगी।